डेटाबेस के लिए, मतलब उन कमियों को दूर करके डेटाबेस का इवोल्यूशन हुआ। पहला वाला था, एक बार रिकॉल कर देते हैं, हालांकि डिस्कस हो चुका है, जल्दी जल्दी रिकॉल करते आगे बढ़ने के पहले। पहला कोई आया है, एक रुक जाइए, ग्रुप में कोई आया है, दीक्षित, चलिए ठीक है। तो पहला वाला जो लायक है वो है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। बताया था इसके बारे में, आपका डेटा मल्टीपल प्लेसेस पर पड़ा हुआ है, मान लिया जाए सेम डेटा सेम इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल प्लेसेस पर पड़ा है, स्कैटर्ड है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्या होगी कि अगर आपने किसी एक स्थान पर डेटा को अपडेट कर दिया तो आपको जहां जहां वो डेटा पड़ा होगा वहां वहां जाकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इससे क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन जब स्टोर था मल्टीपल प्लेसेस पर, तो अगर आपने किसी एक जगह चेंज कर दिया तो अब वो हर जगह चेंज करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा, एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, प्रॉम्प्ट नहीं माना जाएगा, नहीं ले पाएंगे। आवाज आ रही ना हमारी भैया? आवाज आ रही ना हमारी? आ रही है सर। ठीक 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 ठीक। सेकंड प्रॉब्लम थी डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या था कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यस सर। डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एक्सेस होगा। अगर डेटा स्टोर है तो आप एक्सेस तो कर ही लेंगे, पर प्रॉब्लम क्या आएगी, इस एफिशिएंटली, स्मूथली और जल्दी से आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब क्या कि आपको अगर कोई क्वेश्चन कह दिया था कि रैंडमली आप इस पर्टिकुलर डेटा को हमें दो, अगर 100 रिकॉर्ड पड़े हैं, 100 डेटा पड़ा है, आपसे कहा जाए कि तुरंत आपको ये रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए, मान लिया वो रिकॉर्ड 79 पर स्टोर है, तो लाइक दैट आपको 78 प्लेसेस तक विजिट करना होगा, तब जाकर आप 79th पोजीशन पर डेटा को पिकअप कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे, फेच कर पाएंगे। तो रैंडमली कोई क्वेरी होती हो और उस क्वेरी के आंसर के लिए अगर आपको डेटा तुरंत मिल जाता हो तो अच्छी बात है। अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करने में समय लग रहा हो तो इसका मतलब कि ये फाइल की एक प्रॉब्लम है कि आप तुरंत क्वेरी करने के बाद आप उस आंसर को प्रॉम्प्टली नहीं दे पाओगे। एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लिया, फिर वो एग्जाम्पल सेम, कि अगर मान लिया हमारे पास 100 बच्चों का रिकॉर्ड है और कुछ बच्चे डे स्कॉलर है, कुछ डेलीगेसी में रहते, कुछ रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो उनसे कहा जाए कि आप क्लासिफाई कर दीजिए, हॉस्टल के बच्चों को नाम बताइए जो रहते हैं बॉयज हॉस्टल में, और मान लिया बच्चे ऐसे, तो आपको तुरंत एक क्वेरी करते हैं आप और तुरंत उन 13 बच्चों के नाम मालूम चल जाएगा जो रहते हैं हॉस्टल में। ये तब होगा जब आप डेटाबेस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, आप तुरंत क्वेरी करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। फाइल में ऐसा नहीं है, फाइल में आपको मैनुअली या किसी भी तमाम मेथड है, बहुत से मेथड है, इंडेक्सिंग वगैरह मेथड भी है, पर आपको समय लगेगा उस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। थर्ड है डेटा आइसोलेशन। क्या है, देखिए वर्ड है आइसोलेशन, मतलब होता है अलग अलग करना, आइसोलेट करना मतलब अलग अलग कर देना। अगर आपका डेटा आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से ठीक टाइटली एसोसिएटेड है, टाइटली एसोसिएटेड है, तो आप अपने डेटा को आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने डेटा या इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज किया, तो अगर वो डेटा या रुक जाओ, चले जाओ, तो अगर आप डेटा या इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर रख, रुक जाओ, पापा पढ़ा रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन को अगर आपने एसोसिएट कर रखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डेटा में चेंज होगा तो डेटा को एक्सेस करने वाले, स्टोर करने वाले उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आप डेटा को अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम से आइसोलेट नहीं कर सकते, करते हो। पर ऐसा नहीं है डेटाबेस, ऐसा नहीं, अगर आप डेटाबेस का यूज करते तो क्या होता,
डेटा प्रोग्राम से अलग जगह रहता है, अलग जगह बनता है वो। हाँ, आपको केवल एक कनेक्शन स्ट्रिंग या कनेक्टिविटी करनी पड़ती है थ्रू जेडीबीसी, ओडीबीसी आगे पढ़ेंगे आप। उससे आप केवल अपने डेटाबेस को अटैच कर लेते हो प्रोग्राम के साथ में। तो आप डेटाबेस में कुछ भी चेंज करोगे, उसका इम्पैक्ट प्रोग्राम पर नहीं पड़ेगा। तो ये डेटा आइसोलेशन। तो फाइल में प्रॉब्लम थी कि आप अपने डेटा को आइसोलेट नहीं कर पाते प्रोग्राम के साथ में। थर्ड है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। सेम ये भी आइसोलेशन से ही जुड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका है कि अगर आपने अपने डेटा में कुछ चेंज किया, आपने डेटा में कुछ अपडेट किया, और अगर वो डेटा आपका एसोसिएट है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में, तो चेंज करने के बाद क्या प्रोग्राम के एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि अगर आप अपने डेटाबेस में कुछ चेंज करते हो, डेटा में कुछ चेंज करते हो, और आपका प्रोग्राम कॉप अप कर लेता है, कॉपरेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो दिक्कत आपकी नहीं आएगी। इसका मतलब आपका प्रोग्राम इतना एफिशिएंट है, इतना इंटीग्रेटेड है कि आपके डेटा में कहीं भी बदलाव होने के बाद प्रोग्राम के रनिंग में, स्मूथली रनिंग में, एफिशिएंट वर्किंग में फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अगर आपने अपने फाइल में ये मैकेनिज्म बता दिया कि कौन कौन यूजर हमारे डेटा को किस किस मोड में एक्सेस कर पाएगा, तो अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं था। कोई बंदा किसी भी डेटा को किसी भी टाइम पर किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम थी कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई नहीं किया जिससे हमारा डेटा की सिक्योरिटी कंफर्म हो पाए। हम चाहते हैं कि कोई फला फला यूजर है वो केवल डेटा को रीड कर पाए, कोई ऐसा यूजर है वो राइट कर पाए, कोई ऐसा यूजर भी हो जो रीड भी और राइट भी कर पाए, दोनों मोड में काम कर पाए। तो मोड का निर्धारण ना होने से सिक्योरिटी का इशू हमेशा बना रहता है। फिर नेक्स्ट है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी से मतलब होता है एटॉमिक से, ATOMIC, एटॉमिक। एटॉमिक वैल्यूज होती है वास्तव में, आगे बात करेंगे बहुत ढेर सारा इस वर्ल्ड के बारे में, बहुत जगह काम आएगी। हम ये बोलते हैं कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो या तो फुल्ली वो एग्जीक्यूट हो जाए या वो हो ही ना। जैसे एग्जांपल दिया, आप पैसे निकालने एटीएम में गए, आपने कार्ड लगाया, और कार्ड लगाने के बाद अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया, किसी भी कैसे भी फेलियर अगर आकर हो गया, आपके कार्ड को, आपके अकाउंट को प्रॉब्लम ना होने पाए। मतलब क्या क्या आपने पैसे विड्रॉ हो गए, पैसे आपको नहीं मिला, वहां से पैसे कट गए, पैसे आपको प्राप्त नहीं हुए, तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी आएगी कि पैसे वहां से कटे, आपको तो नहीं मिले। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है वास्तव में आइदर इट कंप्लीट्स और नथिंग। या तो काम पूरा हो जाए या तो काम शुरुआत ही ना हो। मान लिया आप कार्ड लगाने गए, तुरंत लाइट चली गई, आप कार्ड लगा नहीं पाए, आप समझ गए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस एटीएम से पैसा नहीं मिल पाएगा, आप चले गए कहीं और एटीएम में, किसी और जगह चले गए जहां लाइट हो, जहां हार्डवेयर फेलियर ना हुआ हो, तो आप बच गए। पर आपने कार्ड लगाया, पैसे विड्रॉ हो गए, पैसे नहीं मिले, आपके मशीन में फंस गए, तो दिक्कत आएगी ना, ऑब्वियस सी बात। तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है या तो काम हो या तो काम ना हो। ये सारी जो डिस्कस हो रहा है ये फाइल की प्रॉब्लम्स है। ये सारी प्रॉब्लम फाइल में थी, कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में एग्जिस्ट कर रही थी, जिनको रिमूव किया हमने डेटाबेस के अंदर। इसके बाद एक वर्ड है कंकरेंट एनोमलीज। क्या मतलब है? अगर मल्टीपल यूजर्स, देखिए वर्ड है कंकरेंसी से बना है, कंकरेंट एक्सेस, रुक जा भैया, कंकरेंसी से बना है वर्ड कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज। अगर मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पर डेटा को एक्सेस करने गए तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी बंदे को डेटा चाहिए ओरिजिनल और किसी एक बंदे ने उसी टाइम पर डेटा को अपडेट कर दिया, तो जो आपको डेटा चाहिए था ओरिजिनल फॉर्म में, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा। तो अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही समय पर किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो
नेचुरल सी बात है कि वो एनोमलीज में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम वो अकर हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं, देखिए कंकरेंसी तो हर जगह रहती है। कंकरेंसी ऐसा नहीं कि फाइल में तो रुक जाओ भैया, तू क्या रुक जाओ। कंकरेंसी का मतलब है कि वो आप फाइल में कर रहे हो काम, चाहे आप हम डेटाबेस पे कर रहे हो, अगर मल्टीपल यूजर्स ठीक डेटा को एक्सेस करने आ रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर एक यूजर को वन बाय वन एक्सेस करने की परमिशन दें। इसको हम बोलते हैं सिलाजिबिलिटी, आगे पढ़ेंगे आप, बोलते हैं सिलाजिबिलिटी। बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है वो, यूनिट नंबर 4, 5 मिलेगा आपको सिलाजिबिलिटी का। शेड्यूलिंग बोलते हैं वास्तव में, सीरियल शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल, बहुत से शेड्यूल है, शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम आती है। जब कंकरेंसी अकर होगी तो ये हमारा दायित्व है कि हम कंकरेंट मैनर में ही यूजर्स को एक्सेस करने दें, पर एक ऐसी एल्गो बना दें, ऐसा प्रोटोकॉल बना दें कि एक टाइम पर केवल एक ही यूजर उस डेटा को एक्सेस कर पाए, उसके हो जाने के बाद ही कोई दूसरा नंबर लगा पाए। तो कंकरेंट एक्सेस अच्छाई भी है, बुराई भी है, फाइल में भी है, डेटाबेस में भी है। हमारा काम क्या है कि कंकरेंसी को रोके नहीं, बस एफर्ट करें कि हमारा कंकरेंट सीरियल या शेड्यूल में ही अकर हो। ये सारी बेसिक प्रॉब्लम थी, सिक्योरिटी, कंकरेंट एक्सेस, एटॉमिसिटी, इंटीग्रेशन, डेटा आइसोलेशन, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, इनकंसिस्टेंसी। यहां तक कुछ पूछना किसी को बताइए। एनीबडी? अंकित? यस सर। हाँ, ये देखिए, ये बुक में है, जिसने भी पीडीएफ पोस्ट किया होगा ये उसी बुक का है, और पेज नंबर 30, 31 मेरे ख्याल से, कल 35 है मेरे ख्याल से, पेज नंबर 35, 36 एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आएगी तो हमसे जरूर आप डिस्कस करिएगा। एक वर्ड देखिए आया है इंटीग्री में, लिखा है कंसिस्टेंसी कांस्टेंट, जो कि सामने हाईलाइटेड है, वो देखिएगा ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, क्योंकि टर्म सामने दिखाई पड़ गया। बताते हैं कांस्टेंट्स की है डेटाबेस के अंदर। कांस्टेंट वर्ड बहुत जगह मिलेगा आपको, बहुत जगह मिलेगा। कांस्टेंट्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक। जैसे अब हमने जो कि टॉपिक चल रहा था इंटीग्रिटी का, तो वही अगर कांस्टेंट अप्लाई करें तो क्या कैसे करेंगे आप, बात हो रही है। तो इसका मतलब होता है रूल, जैसे कि हमने किसी टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम है और हमने कहा हमें डोमेन कांस्टेंट अप्लाई करने हैं। डोमेन कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपके कॉलम का नाम टाइप है वो अल्फाबेटिक है, तो उस कॉलम में जितनी वैल्यूज जाएगी वो अल्फाबेटिक होगी। अगर टेबल के अंदर कोई कॉलम न्यूमेरिक डिसाइड कर रखा है आपने, तो उस कॉलम में सारी वैल्यूज न्यूमेरिक फॉर्म में जाएगी, तो डोमेन कांस्टेंट बताना पड़ेगा आपको पहले से, ट्राई कर रहे हैं। ऐसे की कांस्टेंट है, अगर आपके किसी टेबल में 6 कॉलम है, अगर रोल नंबर का है, तो हमने कहा ये की कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, मतलब हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना देंगे। देर तक आपको बहुत आराम से तमाम सवाल कराएंगे, बहुत ढेर सारे। की कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, की आप बोला की कांस्टेंट क्या है, हमें रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया है। अच्छा, क्या होता है प्राइमरी की? आपके रोल नंबर वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज जाएंगी, मतलब आपको भरना ही भरना है, रोल नंबर वाले कॉलम को भरना ही भरना है, प्लस जो वैल्यू आप रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो अब इंटीग्रिटी में इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब ये कि आप रन टाइम पर अगर किसी टेबल में या किसी डेटा में कोई कांस्टेंट अप्लाई करना चाहें तो आप कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने बना के रख दिया, बाद में आपको याद है करे हमें ये कांस्टेंट अप्लाई करना था, कैसे होगा? अगर आप नहीं कर पाते, इसका मतलब इंटीग्रेटेड मैनर में काम नहीं हो रहा है, तो आपको कांस्टेंट अप्लाई करना ही होगा। बहुत से कांस्टेंट है, रेफरेंशियल, इंटीग्रिटी, तमाम कांस्टेंट है, आगे डिस्कस करते रहेंगे।
यहाँ कंसिस्टेंसी कांस्टेंट से मतलब क्या है कि मान लिया जाए हमने कहा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100, वर्ड आ रहा है कंसिस्टेंसी कांस्टेंट जो अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100 मान लिया जाए। अब a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी, तभी तो बनेगा 100। a प्लस बी प्लस इक्वल टू 100, ठीक। और अगर हमने c को हटा दिया, हमने कहा a प्लस बी इक्वल टू 100, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी अकर हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सी को हटा दिया आपने और केवल ए प्लस बी को आपने चेक किया, तो ऑब्वियस सी बात सी की वैल्यू 40 थी, वो चली गई, तो कंसिस्टेंसी अकर नहीं होगी। मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये कंसिस्टेंसी के मतलब है कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ए अकाउंट बी है, आपने अकाउंट ए में 1000 रुपए था पहले से, 50 माइनस कर दिया और 50 वहां से माइनस किया, अकाउंट बी में 200 है, वहां 50 पुट कर दिया। मतलब अकाउंट ए में जहां वैल्यू 1000 थी, 50 माइनस किया और 50 को अकाउंट बी में जाके ऐड कर दिया। अकाउंट बी में कितना है 200 है, ठीक। एडिशन के पहले कितनी वैल्यू थी 1000 प्लस 200 कितना हुआ 1200, 1200 हुआ ना। अकाउंट ए प्लस अकाउंट बी कितना हुआ 1200 हुआ। अब आपके ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी कुछ करने वाले हो, कहीं घटाएंगे कहीं बढ़ाएंगे, 1200 मिलना चाहिए। आपने किया, अकाउंट ए में 50 घटाया कितना बचा 950। अकाउंट बी में 200 था, 50 जोड़ दिया कितना हुआ 250। अब 250 950 को जोड़ी कितना होगा 1200। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कंसिस्टेंसी बनी हुई है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं मिला, इसका मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका ऑपरेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, आपका रिजल्ट वो नहीं मिला जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे पहले से। तो इंटीग्रिटी में क्या संबंध है? इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए किसी भी कंडीशन में कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। जिस हालत में सिस्टम को आपने पहले लिया था, काम होने के बाद सिस्टम को उसी हालत में आप छोड़ दीजिए तो ये कंसिस्टेंसी कहलाएगा। पहले ए और बी को हमने किया 1200 मिला, फिर दोबारा ए और बी में किया प्लस माइनस, और अगर 1200 मिल गया तो मतलब कंसिस्टेंसी बनी है, आपका सिस्टम इंटीग्रेट मैनर में काम कर रहा है। मॉडिफिकेशन से उसके कंसिस्टेंसी पर फर्क नहीं पड़ा। तो कांस्टेंट का मतलब रूल है और कंसिस्टेंसी के बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब इनको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार सारी प्रॉब्लम को, और तब हम दोबारा पूछेंगे भी आपसे जब नेक्स्ट टाइम क्लास कर लेंगे, तो किसी न किसी बंदे से किसी टॉपिक के बारे में, मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं पूछेंगे जरूर। इसके बाद देखिए डेटा मॉडल के बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि आपका सिलेबस देखा जाए तो पहला था डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में, फिर डेटा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। जितने टॉपिक हैं जो लिखा हुआ है वो सब के सब कवर होंगे आगे पीछे। सेकंड टॉपिक मान लिया इसी बुक के अकॉर्डिंग अगर चला जाए सब मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छूटेगा नहीं कुछ भी, ठीक। आगे पीछे मिलता रहे कहीं ना कहीं। सेकंड टॉपिक आपका है फाइल और डेटाबेस के बाद, वो है डेटा मॉडल के बारे में। डेटा मॉडल यहाँ कम दिया हुआ है, इसमें कम दिया है, कहने मतलब कहीं ना कहीं वो होगा, जरूर लिखा होगा लास्ट में। क्योंकि 7th एडिशन ना, तो हो सकता हो कि वो वर्ड यहाँ ना मिले, बता देंगे आपको, बता देंगे। चलिए, आवाज आ रही है भाई, को रिस्पॉन्स करते रहा करो यार। यस सर। चलिए ठीक है। डेटा मॉडल्स का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर समझिए बात को, स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेआउट, लेआउट बाउंड्री मान सकते हैं, ठीक है। इंटरनल मैकेनिज्म बात नहीं कर रहा हूं,
एक्सटर्नल मैकेनिज्म बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई मकान अगर बनता है तो देखिए दो बंदे काम आते हैं, आगे अब इसको डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक पे जब अभी दिखाई पड़ गया हमें, लिखा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वही 3 लेवल हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल, वहां इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे आपसे। बस आप समझ लीजिए कैसे। मान लिया जो मकान का आर्किटेक्ट होता है, जो डिजाइन करता है मकान को, ठीक है, वो स्ट्रक्चर बना रहा है। आर्किटेक्ट हमेशा क्या बनाता है? स्ट्रक्चर। और उसके बाद आर्किटेक्ट के चले जाने के बाद जो अंदर इंटरनल जो मैकेनिज्म काम करता है, मिस्त्री, लेबर वगैरह जो भी आप बोलते हो, या इंटीरियर डेकोरेशन जो बंदा करता हो, वो अलग आता है। मतलब जो स्ट्रक्चर, जो मकान का लेआउट तैयार करता है, ठीक, तो वो स्ट्रक्चर है। ठीक, कैसे बता रहा हूं। जब आप डेटा बेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो कहलाता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल कैसे कैसे, कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे काम कर, समझिए इस बात को। हालांकि लिखा है डेटा मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। डेटा मॉडल को आप 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि कुछ राइटर्स ऐसा भी बोलते हैं कि डेटा मॉडल की कैटेगरी तय होती है 2 चीजों से, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और डेटा बेस्ड मॉडल। कुछ राइटर्स ऐसा भी बोलते हैं। चलिए बहरहाल वो तो नवाते की राइटिंग है, हम चूंकि कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट पर चलेंगे। कोर्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस डिजाइन करने के लिए जो डेटा मॉडल बनाए जाते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक, रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल और ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। 4 कैटेगरी है, पर इनके पहले भी एक कैटेगरी थी, वो था नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल। नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक, इसमें नहीं है 6th एडिशन में। 6th एडिशन तक था, वो था कि क्यों डिस्कस कर दिया था उन्होंने, लिख के छोड़ दिया था कि नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल भी होता है, ठीक है। उसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, कोर्स ने डिस्क्राइब नहीं किया था, पर हम बता देंगे आपको। सबसे पहले नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल ही था। मतलब आप अपने डेटाबेस को जब डिजाइन करने जा रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा वो ट्री के फॉर्म में होगा। मतलब ठीक, ट्री पढ़ा है हर बंदे ने, ठीक है। अगर ट्री को रिवर्स कर दीजिए तो ऊपर क्या आएगा? रूट आएगा, नीचे लीव्स आएगी। अगर आप अपने डेटा को में रखना चाहते हैं तो क्या चीज होगी? 2 चीजें होंगी। या तो आप हायरार्किकल बेस्ड डेटा मॉडल बनाएंगे, वर्क बेस्ड डेटा मॉडल बनाएंगे। सेम कहानी जो ट्री पढ़ रखा था आपने। क्या होता है? नोड होता है। नोड के 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल। मिडिल में रखते हैं डेटा, लेफ्ट और राइट रखते हैं एड्रेस, प्रीवियस और नेक्स्ट वाले का। सेम कहानी है। तो 1960-70s तक जो डेटा मॉडल एग्जिस्ट कर रहा था वो आज भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कैसी डिमांड है आपकी। तो 1960-70 तक जो भी आप डेटा मॉडल यूज करते थे, दे वर कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल, जहां 2 चीजें थी। एक था हायरार्किकल बेस्ड डेटा मॉडल और सेकंड था नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल। हाँ, किसी ने लिखा है कुछ अभी शेयर करने के लिए, हम उसको शेयर कर देंगे आपको, भले यहाँ ना मिले आपको, पक्का शेयर कर दूंगा। इवन आप गूगल में भी डालेंगे ना, हायरार्किकल बेस्ड डेटा मॉडल दिखाई पड़ जाएगा आपको। बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल और हायरार्किकल बेस्ड डेटा मॉडल कोई डिफरेंस नहीं है। आप ट्री बनाइए, ट्री के अंदर डेटा को रखिए। अंतर क्या है? एक बेसिक सा अंतर है। क्या अंतर है? कि किसी नोड का पेरेंट डिपेंड करता है क्या? नेटवर्क। कि कोई ऐसा नोड भी होगा जिसके पेरेंट्स अलग अलग नहीं होंगे। मतलब मान लिया अगर 2 ब्रांचेस बन गई किसी ट्री के अंदर, और कोई ऐसा एक नोड आया जिसने ब्रांच 1 की भी कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट कर लिया और ब्रांच 2 के भी किसी नोड की कैरेक्टरिस्टिक को हायर कर लिया।
तो उसके अंदर दो क्वालिटी आ गई, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 की। पर ऐसा नहीं, दो अलग अलग पेरेंट नहीं होंगे। हायरार्किकल में ऐसा नहीं होगा। हायरार्किकल डेटा मॉडल में जो नोड होगा उसके पेरेंट अलग अलग नहीं होंगे। बताएंगे आपको जब फिगर आएगा, या इसके पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे, आपको फिगर भेज देंगे, समझा भी देंगे। क्योंकि बिना फिगर समझना मुश्किल है, तो जो लिखा है वही पढ़ते हैं, समझाते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप क्लियर कर देंगे। चलिए, इन्होंने 4 कैटेगरी बताई है डेटा मॉडल की। पहली कैटेगरी है रिलेशनल मॉडल। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ 2 मॉडल मिलेंगे आपको, एक रिलेशनल और दूसरा है ईआर मॉडल, मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। चलिए, पहला इन्होंने लिखा है रिलेशनल मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम डेटा बेस डिजाइन करने वाले हैं और ये बोलें कि हम जो डेटा बेस बनाएंगे वो टेबुलर फॉर्म में होगा, टेबल के फॉर्म में होगा, देखिएगा, समझिएगा कि हम कहीं कहीं टेबल को बोलेंगे डेटाबेस, कहीं टेबल को बोलेंगे हम रिलेशन। क्या बोलेंगे? कहीं बोलेंगे टेबल को डेटाबेस और कहीं बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, डिपेंड करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं रिलेशन बोलेंगे, कहीं बोलेंगे टेबल। ठीक, एग्जाम्पल दीजिए। मान लिया हमसे किसी ने कहा कि स्टूडेंट का बनाओ डेटाबेस। क्या बनाओ? स्टूडेंट का बनाओ डेटाबेस। किसी ने क्वेश्चन दिया, हमारे मन में कुछ चीजें आएंगी। अभी कुछ भी रफ आइडिया है, किसी ने हमसे सिर्फ कहा है, तो अब हमें एक रिलेशनल मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा स्टूडेंट के टेबल को बनाने के लिए। ठीक, क्या मन में क्या आया, क्या क्या करना चाहिए? पहला करना चाहिए, टेबल का नाम क्या होगा? टेबल का नाम क्या होगा? नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, आपने टेबल का नाम तय कर लिया। रिलेशनल मॉडल, याद रखिए, रिलेशनल मॉडल टेबुलर फॉर्म में ही डेटा को कीप करता है। आपका डेटा हमेशा टेबल में ही रखा जाएगा, टेबल के ही फॉर्म में उसको आप पढ़ेंगे, यूज करेंगे। तो आपका टेबल क्या है? स्टूडेंट है, टेबल का नाम मालूम चल गया। सेकंड, कॉलम का आना जरूरी है। अगर कोई टेबल है तो कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे। मान लिया स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम और स्ट्रीम। आपने 4 कॉलम बना दिया। तो अब चूंकि आप देखिए, अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेआउट कि टेबल होगा, टेबल में 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम में कॉन्स्टेंट लगाएंगे आप। कॉन्स्टेंट मतलब किसी को प्राइमरी की कॉन्स्टेंट बताएंगे, डोमेन तमाम कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे आप। चलिए फिर, तो रो भी होगा, बिल्कुल रो होगा। रो मतलब रिकॉर्ड भरे जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब टेबल है, टेबल में रोज है, कॉलम है, कॉलम में कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे, रो इंसर्ट कर, तो टेबल के अंदर आप सब कुछ कर दिया। अब क्या होगा? न्यूमेरिक है, अल्फाबेट तय करेंगे। इसके बाद अब हमने किसी ने कहा कि स्टूडेंट की टेबल बन गई, हमने कहा बना दिया। चलिए ठीक है, अब समझिए, अब किसी ने कहा एक और बनाओ टेबल टीचर के नाम से, बना दिया हमने। अब टीचर वाले टेबल में हम 3 कॉलम रखे, आईडी, नेम, डिजिग्नेशन। अब का स्टूडेंट और टीचर दो अलग अलग टेबल है, दो अलग डेटाबेस है, दो अलग रिलेशन है, तो इनके बीच में कोई संबंध दिखाइए। हमने कहा टॉट। क्या है? टॉट। तो अगर जब हम कोई टेबल बनाते हैं, वहां रोज और कॉलम डिफाइन करते हैं, जब ज्यादा बना ये टेबल तो इनमें संबंध भी, ये सब कुछ क्या करें आप रिलेशनल मॉडल में करते हैं। इसका मतलब रिलेशनल मॉडल ये बताता है कि कैसे आप टेबल ड्रॉ करोगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, टेबल के अंदर रोज और कॉलम में क्या वैल्यूज रखोगे, और अगर एक से ज्यादा टेबल है तो किस तरह की वो रिलेशनशिप जनरेट करेंगे, ये बताना। बस एक वर्ड रखिएगा, टेबल। इसने कहा रिलेशनल की बात कर रहे हैं। सेकेंड डेटा मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये भी एक टाइप है डेटा मॉडल। जैसे आपने कहा कि नेटवर्क बेस्ड मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल, ऐसे एक मॉडल है ईआर मॉडल, इसको एब्रिविएशन बोलते हैं ईआर मॉडल। अब जो टेबल हमारा है,
जो टेबल का नाम है, अब उसको, अच्छा, ईआर मॉडल दो वर्ड है, एंटिटी और रिलेशनशिप, दो अलग वर्ड है, एंटिटी डैश रिलेशनशिप। तो पहला वर्ड है एंटिटी, क्या होती है इस मॉडल में, होता क्या है, यह टेबल ना बनाकर क्या करता है, सिंबॉलिक नोटेशन की सहायता से एक आर्किटेक्चर तैयार करता है। मतलब एक ऐसा बनाएगा आर्किटेक्चर जो टेबल नहीं होगा, ठीक, बल्कि कुछ सिंबल के माध्यम से हम वो काम जो टेबल में कर रहे थे, लगभग लगभग वो काम यहां पर हम कर सकते हैं। कहां, सिंबल के फॉर्म में। ईआर मॉडल के अपने सिंबल होते हैं और उन सिंबल के माध्यम से आप एक आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो किसी डेटाबेस का। कैसे करते होंगे, वर्ड है एंटिटी, पहला वर्ड है एंटिटी। क्या होता है, आपका अगर टेबल स्टूडेंट है तो जो टेबल का नाम होगा, क्या नाम है, स्टूडेंट, तो वो टेबल का नाम ही ईआर मॉडल में कहलाएगा एंटिटी सेट, एंटिटी सेट, ठीक। और उस टेबल में जो रिकॉर्ड होंगे, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 वगैरह, वो सब कहलाएंगे एंटिटीज। ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है, एंटिटी सेट है। ऑब्जेक्ट क्या है, एंटिटी है। जैसे रिवर एक क्लास है, गंगा एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही स्टूडेंट एक टेबल का नाम है जो एंटिटी सेट है, और स्टूडेंट 1 क्या है, वो एंटिटी है। अब जैसे हमने एक बनाया टीचर, एक बनाया स्टूडेंट, अलग बनी टेबल दोनों की, ठीक। और उन दोनों की जो संबंध दिखाया वो क्या था, टॉट। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर, या टीचर टीच स्टूडेंट्स, है ना, तो अलग बन गई टेबल। ऐसे इसी टर्म को मान लिया, स्टूडेंट आर टॉट बाय टीचर, इसी को शो करना है कहा, ईआर मॉडल के फॉर्म में। तो स्टूडेंट एक एंटिटी बनेगी, टीचर एक बनेगी एंटिटी, और जो टॉट है वो उन एंटिटीज के बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। तो बस समझ लीजिए कि एआर मॉडल में सिंबल्स के माध्यम से हम एक डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, ठीक, वो सारे काम कर लेगा जो टेबल में हुआ करता था। आगे सब जितना अभी तो चूंकि शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में है, पूरा चैप्टर ही है रिलेशनल मॉडल पर चैप्टर बड़ा भरा हुआ है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ईआर मॉडल में भी एक कुछ आगे चलेंगे यूनिट 2 में, तो ईआर मॉडल कैसे बनते हैं, सिंबल्स कौन से काम यूज होते हैं, ईआर मॉडल को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये टॉपिक चलेंगे। थर्ड मॉडल है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। ये यहां नहीं होना चाहिए था, उसके पहले आना था ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है। अब मान लिया कि हमारा काम ना रिलेशनल मॉडल से बन पाया, ना ईआर मॉडल से बन पाया। अब हम कुछ ऐसे डायमेंशन पे काम कर रहे हैं जहां ईआर मॉडल ही हेल्प कर पाएगा, ना ही टेबल हेल्प कर पाएगा। तो फिर तब अगर हम ऊप्स के बेस्ड पर कोई डेटाबेस मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें उन ऊप्स के फीचर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है, पढ़ा है आपने, इनहेरिटेंस, तमाम चीजें जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सीखा है, जो फीचर्स देखा है, उन फीचर्स को अगर हमें यूज करना है अपने डेटाबेस मॉडल में, तो वो फीचर्स के लिए हमें अलग से एक डेटा मॉडल बनाना होगा जो प्योरली ऑब्जेक्ट बेस्ड ही होगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड ही होगा, ठीक, जहां पर इनकैप्सुलेशन वगैरह यूज होते होंगे, आपको बना के दिखा भी देंगे, ठीक। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर स्टूडेंट या मॉडल ना लेकर ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल ही डिजाइन कर लेते हैं। समझ लीजिए, इतना ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल ही बनाना पड़ेगा। अब इनके अलावा एक और डेटा मॉडल है, दैट इज व्हाट, सेम, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि ना रिलेशनल मॉडल से काम बन पा रहा है, ना ईआर मॉडल से, ना ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल से,
हमें फ्रीडम नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है। हम बने बनाए पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं। पर अगर हमें लग रहा है कि अगर हम अपना कुछ बनाना चाहें, कुछ अपना बनाकर हम ऐड करना चाहे तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ हम अपना मेथड, अपना फंक्शन या अपना कुछ बनाकर शो करना चाहें तो कर सकते हैं आप। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि आपके पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप खुद से भी कुछ बनाकर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे एचटीएमएल है वैसे ही एक्सएमएल है। एक्सएमएल में खुद का भी कोड बनाकर लिखा जा सकता है और वो माना जाएगा। तो मतलब कि आप इन मॉडल्स के अलावा खुद से भी कुछ कुछ बनाकर आप अपने डेटा मॉडल में ऐड कर सकते हैं जो खुद का बनाया होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल, इसका एग्जाम्पल दिया है एक्सएमएल के फॉर्म में। तो मोटा मोटी ऑन एवरेज एक हायरार्किकल डेटा मॉडल होगा, नेटवर्क डेटा मॉडल होगा, रिलेशनल डेटा मॉडल होगा, ईआर मॉडल होगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होगा और फाइनली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल होगा। तो ये कुछ अलग अलग, देखिए हमने पहले कहा कि कोर्ट की बुक है, हम कोर्ट की बुक से पढ़ा रहे। हो सकता हो कि आप किसी और बुक से पढ़ना चाहें तो हो सकता है मे भी आप कुछ और भी तरह के डेटा मॉडल मिल जाए, हो भी जाता है कभी कभी। किसी ने हो सकता है मॉडल से ही कुछ काट के एक नया मॉडल को लग रहा है कि ये इससे इससे इतर है, इससे अलग है, इसके अपने ही फीचर हैं। तो कोई ऐसा भी ऑथर होगा जो इनसे अलग हटकर भी एक आध दो मॉडल ऐड कर देगा, या मे बी ये संभव है कि किसी दो मॉडल को ऐड कर उसने एक कर दिया हो, ठीक है। पर ये है कि जो कैटेगरी बता रखी है आमतौर से जनरली इसी को लोग फॉलो करते हैं। 4-5 तरह के डेटा मॉडल होते हैं जिनके बेसिस पर आप डेटाबेस को डिजाइन किया करते हो। हमारे काम की दो चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है? रिलेशनल मॉडल में, ठीक, बहुत काम आएगा। मतलब सब कुछ समझ, टोटल वन टू ऑल नॉर्मलाइजेशन से लेकर सब कुछ इसी पर बेस्ड होगा। ईआर मॉडल ही पढ़ेंगे हम लोग, पर ईआर मॉडल बस जानते नहीं कैसे बनता है, अगर एग्जाम में आया तो कैसे आप बनाएंगे। बहुत ईआर मॉडल बहुत सोच करने का सकता नहीं है, बहुत फोकस, बस जानते रहिए सिंपल कैसे होता है। क्योंकि ईआर मॉडल एक नहीं होता, ईआर मॉडल से क्वेश्चन बनने बंद हो गए। अब कम से कम लोग पूछते हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है, आपने कोई सवाल दे दिया करने के लिए, तो उसका सवाल का आंसर पता है आपको कि a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर, आप जानते हैं। किसी ने लिखा तो मिला नंबर, नहीं लिखा तो गलत लिखा तो नंबर नहीं मिला। ईआर मॉडल में ऐसा नहीं है, ईआर मॉडल सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि ईआर मॉडल गलत नहीं होता। किसी से कहा कि बैंक का बनाओ ईआर मॉडल, तो उसने 8 एंटिटी लिया और किसी ने 10 लिया, किसी ने 12 लिया। तो ईआर मॉडल में हमेशा वेरिएशन बना रहता है। तो लोग अब ईआर मॉडल प्रेफरेंस नहीं दिया करते। लोग जानते हैं कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभ्यास होना चाहिए। पर अब ईआर मॉडल से क्वेश्चन जल्दी पुटअप नहीं हुआ करते, बल्कि ईआर मॉडल से किसी ईआर मॉडल कन्वर्ट कैसे करते हैं टेबुलर फॉर्म में, ये पूछते हैं एग्जाम में कि हाउ टू कन्वर्ट योर ईआर मॉडल इनटू टेबल, इनटू रिलेशन, एक ही बात। तो ये क्वेश्चन मना करते हैं। तो अलग अलग तरह के डेटा मॉडल, जहां पर नंबर 1 और नंबर 2 पर हम लगातार फोकस करेंगे आगे चलने के बाद भी। कुछ पूछना यहाँ तक किसी को भैया? एनीबॉडी? हेलो अंकित, सागर? यस यस सर। अच्छा, अटेंडेंस ले लिया किसी ने? अटेंडेंस लिया कि नहीं किसी ने? तुम भी ले लो अंकित, तुम भी ले ले लो। लिया सर, ले ली हाँ सर, ले लिया। ठीक, हाँ ग्रुप में डाल दें, ठीक है। फिर कल हम बता देंगे क्लास के बारे में, ठीक कल क्लास कब लेंगे बता देंगे, ठीक है। अभी समझ ठीक है। लीजिए कि हम राजेश कुमार सर, आप जो जो पढ़ा रहे होंगे, मैं नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा है आपको, लेकिन हम क्योंकि नाम बोल देते हैं, हम हैं, राजेश कुमार जी हैं, प्रवीण जी हैं और शिव प्रकाश। ये 4 फैकल्टीज 15 से 28 तक 10 से 5 क्लास कर रहे हैं। हम राजेश कुमार जी, शिव प्रकाश जी और प्रवीण जी, अगर चारों पढ़ाते होंगे तो
कॉमन सी बात है कि फिर थोड़ा सा 2 हफ्ते के लिए टाइम का करना होगा एडजस्टमेंट आपको भी, अगर पढ़ा रहे होंगे तो। चलिए बस किया जाए, फिर कल बात करेंगे। अटेंडेंस एक बार आपको सेट कर देना भैया, ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।